एवरीवन, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं वैमगो ब्लॉग्स। हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में कनाडा में एक बस में हुए ऐसे क्राइम के बारे में बताया था जो कि काफ़ी रेयर था, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं था। क्योंकि ऐसे केस के बारे में सुनने में क्या मज़ा जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हो। आज हम किसी बाहर के देश का नहीं बल्कि इंडिया में ही, बल्कि इंडिया ही क्यों, इंडिया के कैपिटल दिल्ली में हुए एक सीरियल किलर के केस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप जान जाएंगे कि एक सीरियल किलर क्या क्या सोच सकता है या फिर क्या क्या कर सकता है। अच्छा आप बताइए, आप किसी का मर्डर क्यों कर सकते हैं? क्या सोचकर क्या कर सकते हैं? क्या आप किसी का मर्डर सिर्फ इसलिए कर देंगे क्योंकि उसने आपसे छोटा मोटा झूठ बोला है? या फिर आप किसी का मर्डर इसलिए कर देंगे क्योंकि उसने अपने झूठे बर्तन उठाकर सिंक में नहीं रखे? या फिर आप किसी का मर्डर इसलिए कर सकते हैं कि कोई आपकी बाइक ले गया है बिना पूछे, लेकिन अगले दिन वो लौटा भी गया है। कोई मतलब अपना दोस्त ही है जो हमारी बाइक ले गया है। तो क्या आप किसी का मर्डर ऐसे कर सकते हैं? तो आज हम एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में जानेंगे कि एक सीरियल किलर का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, एक किलर क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या आइडिया लगा सकता है, कैसे कैसे वो लाश को ठिकाने लगा सकता है, आखिर उसकी मेंटेलिटी क्या होती है कि वो किसी का सर और धड़ अलग अलग कर सकता है, कैसे वो पुलिस को चकमा दे सकता है। अब वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज हमें देखने को मिलेगा कि हमारी राजधानी की पुलिस यानी कि दिल्ली की पुलिस कितनी ज्यादा मूर्ख हो सकती है। मतलब कितनी ज्यादा ही मूर्ख हो सकती है कि वो उसे बार बार छोड़ देती है, फिर पकड़ नहीं पाती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उसे कई बार पकड़ा था। पहली बार उसे पकड़ा गया लेकिन छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई थी। दूसरी बार भी उसे पकड़ लिया गया, लेकिन फिर वही बात, दोबारा से पुलिस ने उसे छोड़ दिया क्योंकि पुलिस इस बार भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी। ये कहानी है काफी फेमस सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। जी हाँ, काफी सारे लोग बिहार से, गुजरात से, बाकी पूरी इंडिया से ही दिल्ली आते हैं काम धंधे की तलाश में। काफी सारे लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो इसी तरह चंद्रकांत झा भी बिहार से दिल्ली आता है और कुछ दिनों बाद उसका काम धंधा भी अच्छा चलने लग जाता है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, पैसे भी वो ठीक ठाक कमा रहा होता है। लेकिन फिर 1988 में तिहाड़ जेल के बाहर एक लाश मिलती है जिसका सर अलग होता है, धड़ अलग होता है। अब लाश तो क्या, वो खाली सर होता है, खाली मुंडी मुंडी होती है, क्योंकि जो बाकी की बॉडी होती है उसका कुछ पता नहीं होता, ओनली हेड होता है वहां पर। तो अब पुलिस इसे देखकर इसके बारे में जांच करती है, लेकिन यहाँ पुलिस अभी तक इसकी पहचान नहीं कर पाई है। तो आसपास पता लगाने के बाद पहला नाम सामने आता है चंद्रकांत झा। जी हाँ, चंद्रकांत झा। तो हैंड टू हैंड पुलिस जाकर उसे उसके घर से, उसके रूम से उठा लेती है और जेल में लाकर उससे पूछताछ की जाती है, अदालत में फैसला किया जाता है। तो अब यहाँ अदालत सबूत मांगती है और सबूत पुलिस के पास था नहीं। तो अब पुलिस सबसे पहले उस आदमी के डीएनए के बारे में सोचती है। पुलिस बोलती है कि हमें इस आदमी की पहचान के बारे में पता है और ये आदमी यूपी से है और इसके माता पिता ये है और हम अभी डीएनए रिपोर्ट लेकर आएंगे और ये आदमी वही निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि डीएनए रिपोर्ट उन मम्मी पापा से, पेरेंट्स से नहीं मिलती है, यानी कि अभी तक जो आदमी मरा है उसकी पहचान नहीं की गई है। तब डिफेंस के लॉयर ने ये कहा कि आप इस लाश की पहचान ही नहीं कर पाए हैं, आपको यही नहीं पता कि लाश किसकी है, तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इसे इन्होंने ही मारा है या फिर इन्होंने मारा है तो इनको मारने का मोटिव क्या था। जब तक लाश की पहचान नहीं होती, इसके बारे में कुछ सबूत नहीं मिलता, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इसे चंद्रकांत झा जी ने मारा है। अब यहाँ सबूतों के अभाव के चलते चंद्रकांत झा को बेल मिल जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है। अब लगभग 5 सालों तक मामला शांत रहता है। मतलब दिल्ली में तो रोज ही 4-5 मर्डर हो जाते हैं, 7-8 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से मर्डर नहीं होता है, सर अलग धड़ अलग, तिहाड़ जेल के सामने। तो 4-5 सालों तक मामला एकदम शांत रहता है। उसके बाद 3 जून 2003 के दिन दोबारा से तिहाड़ जेल के बाहर पुलिस को
वैसे ही लाश मिलती है, सर अलग धड़ अलग, यानी कि इस बार भी ओनली सर मिलता है, हेड मिलता है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि पुलिस दोबारा से उसकी कोई पहचान नहीं कर पाती है। अब पुलिस को पता ही नहीं चलता कि मरने वाला कौन है। जब यही नहीं पता कि मरने वाला कौन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि मारा किसने है, मोटिव कहाँ है, ये तो दूर की बात है। तो इस बार भी पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए पुलिस दोबारा से फ्लैशबैक में जाती है। दोबारा से सारी फाइलें खोली जाती है कि हाँ भाई 5 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। लेकिन इस बार भी सबूत होते हैं जीरो। जिसके सिर्फ 4-5 महीने बाद ही 20 नवंबर 2003 के आसपास दोबारा से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर, जो गेट होता है उसके बीचों बीच एक लाश मिली। अब लाश तो हम इसे क्या कहेंगे, एक कटा हुआ सर मिला। अब दोबारा से पुलिस इसे चेक करती है, मारने का तरीका सेम, पिछली 2 लाशों की तरह इसे मारा गया था, सर को कंपेयर किया जाता है, सब कुछ सेम। लेकिन इस बार भी पहचान नहीं होती है। अब पहचान ही नहीं हुई तो मारने वाले को ढूंढना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन अब तक मामला शांत नहीं हुआ था। उसके ही लगभग 1 साल बाद, आप लगा लीजिए 20 अक्टूबर 2006 के आसपास, पुलिस को एक और लाश मिलती है। अब तक 5 कटे हुए सर जेल के बिल्कुल बाहर कोई रखकर चला गया है, और पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, सो रही है, क्योंकि ऐसे तो कौन ही रख सकता है जेल के गेट के बाहर कटा हुआ सर। लेकिन यहाँ 5वीं लाश के साथ पुलिस को कुछ बहुत ही अलग मिलता है। पुलिस को एक लेटर मिलता है 5वें कटे हुए सर के साथ, जो कि पुलिस के लिए खुल्लम खुल्ला चैलेंज होता है। उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि सभी पुलिस, यानी कि सभी डीएचपी, दिल्ली होम गार्ड पुलिस और सभी आसपास के जितने भी आईपीएस है, बड़े अफसर है, सभी के लिए ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अब तक मैंने ऐसे तुम्हारे लिए 5 गिफ्ट भेज दिए हैं, 5 तोहफे भेजे हैं, लेकिन तुमने अब तक मुझे नहीं पकड़ा है। तुम पुलिस कहलाने के लायक हो। और साथ ही इसमें लेटर के साथ नीचे एक और लाइन लिखी होती है कि मैं सन 2003 में ही पुलिस की जेल में से बाहर आया हूँ। अब तक पुलिस इन सब में ही लगी हुई थी कि आखिर ये कौन है। तभी आता है 20 मार्च 2007 का दिन। इस बार दोबारा से पुलिस को छठी लाश मिलती है, और इसी छठी लाश के साथ पुलिस को एक फोन कॉल आता है, जिसमें सामने पीसीओ से आदमी बोलता है कि मैं वही तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ। लास्ट लेटर में उस आदमी ने अपना नाम पुलिस को दामाद बताया है, तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा वही दामाद बोल रहा हूँ, और कितने शर्म की बात है कि तुम लोग मुझे अब तक नहीं पकड़ पाए हो। तुम बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हो। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ, क्या फ्री के पैसे लेकर बैठे रहते हो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। पुलिस भी काफी छानबीन करती रही, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। उसके ही लगभग 1-1.5 महीने बाद 20 अप्रैल 2007 के दिन दोबारा से तिहाड़ जेल के उसी गेट के सामने बिल्कुल बीचों बीच एक और सर कटा हुआ मिलता है पुलिस को। अब तक पुलिस के नाम 7 लाशें आ चुकी है, 7 लोगों का मर्डर हो चुका है, जिनके बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। और मारने वाला पुलिस को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है, उसे पकड़ने की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो पुलिस मरने वालों की भी पहचान नहीं कर पा रही है, मारने वालों तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, 7 लाशें हैं, लाशें भी पूरी नहीं, सिर्फ सर है, 7 कटे हुए सर है। एक वो लेटर है जो उसने पिछली बार भेजा था, साथ ही वो पीसीओ का नंबर है, उस जगह के बारे में जानकारी है जहाँ से उनके पास कॉल आया था। तो अब पुलिस क्या करने वाली थी? क्या यहाँ पुलिस ये सोच रही थी कि पीसीओ के आसपास के कैमरे खंगालेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उस टाइम पर इतने कैमरेज नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब इतनी सारे चैलेंज मिलने के बाद 7वीं लाश के लिए पुलिस वालों ने उस कटे हुए सर की फोटो ली और आसपास के दिल्ली के सारे न्यूज़पेपर्स में उसे छपवा दिया। सभी दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप इस आदमी की पहचान कीजिए, बताइए ये आदमी कौन था। ये बिल्कुल अंधेरे में चलाया हुआ तीर था, लेकिन यकीन मानिए यहाँ ये काम कर गया। इस बार पुलिस को पता चल चुका था कि ये आदमी कौन है। इस आदमी की पहचान
दिलीप मंडल नाम के आदमी से हुई। अब यहाँ पुलिस ने सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए डीएनए चेक किया और यहाँ डीएनए मैच हो गया था। अब पुलिस को पता चल गया था कि शिकार है कौन, लेकिन यहाँ ये पता लगाना था कि इसका शिकार किसने किया है और क्यों किया है। आखिर शिकारी कौन है और शिकार करने का मकसद क्या है। अब यहाँ 7 लाशें मिल चुकी है और इस बार पुलिस को पता चल गया है, पहचान हो गई है। 7 को एक ही तरीके से मारा गया है और धमकी भरा लेटर आया है, फोन कॉल आई है। तो अब पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि ये कोई सिरफिरा है, कोई पागल है, इसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फालतू है, इसीलिए ये सारे काम कर रहा है। अब जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रहता है, यहाँ पर पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया था कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक करना पड़े, लेकिन इसे तो हमें पकड़ना ही होगा, क्योंकि अब ये दिल्ली पुलिस की इज्जत का सवाल है। अब यहाँ काफी चीजों को आसान करने के लिए सारे जितने भी 7 के 7 मर्डर थे, सबकी फाइलों को इकट्ठा किया जाता है, दोबारा से इसकी जांच की जाती है, सारी फाइलें खोली जाती है और इस केस की जो 1998 में पहले मर्डर से पहले कटा हुआ सर मिला था, उससे लेकर अब तक सारी जांच की जाती है। क्योंकि इस बार पुलिस ने सोच लिया था कि उन्हें 8वां कटा हुआ सर गिफ्ट के रूप में मिले, उससे पहले वो इस बार शिकारी को पकड़ लेंगे। जब इस पूरे केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है तो यहाँ ये बात सामने आती है कि पिछली बार उन्होंने एक चंद्रकांत झा नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया था। इस बार पुलिस को कोई चांस नहीं लेना था, तो उसे पकड़ लिया गया और उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को एक नाइफ मिला जिसके ऊपर काफी सारा खून मिला था और इस बार इस ब्लड का टेस्ट किया गया और जो दिलीप मंडल था उससे इसको मैच किया गया, तो दोनों ब्लड एक ही थे। यानी कि ये तो पक्का था कि इसी नाइफ से दिलीप का खून किया गया है, उसका सर उसके धड़ से अलग किया गया है। और पुलिस ने ये सबूत कोर्ट में ले जाके पेश कर दिया कि अब पुलिस सोच रही थी कि ये केस बंद हो जाएगा, अब उनके पास सबूत भी है और कोर्ट इस बार उसे सजा जरूर सुना देगा और केस खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट। जब कोर्ट में जाकर ये सबूत पेश किया जाता है तो कोर्ट उसे ये बोलकर छोड़ देता है कि ये जो नाइफ है ये इस बात का सबूत नहीं है कि उस आदमी को इसी ने ही मारा था। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे वो किसी सिरफिरे को छोड़ सकते हैं, जबकि मर्डर वेपन उसके घर से मिला है, खून से सना हुआ है और आसपास पूछताछ की जा रही है तो उसका नाम आ रहा है, तो फिर क्यों छोड़ रहे हैं उसे। इस बार पुलिस वाले बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने दोबारा से सख्ती से काम लेते हुए चंद्रकांत झा से सच उगलवा लिया। अब सर तो उनके पास था, उन्होंने चंद्रकांत झा को कस्टडी में लेकर ये भी पता लगा लिया कि बाकी का शरीर कहाँ है, बाकी की बॉडी कहाँ है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस को पता चला कि चंद्रकांत झा को बेल पर रिहा किया जा रहा है, उसे छोड़ दिया जा रहा है, तो पुलिस फटाफट से जाती है कोर्ट में और वहां पर समझाती है कोर्ट के लोगों को, यानी कि जज को समझाती है कि देखिए हमारे पास इस बार काफी सारे सबूत है, इसने खुद कबूल किया है, इसके घर से नाइफ मिला है, फोन कॉल आई है, हमारे पास जो लेटर भेजा था इसने वो भी है। लेकिन यहाँ पुलिस से एक चूक हो जाती है। पुलिस वालों ने वो जो लेटर था, वो जो कागज था, उसे सील ही नहीं किया था। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई लेटर मिलता है या फिर कोई भी सबूत मिलता है तो उसे सील कर लिया जाता है ताकि कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, मतलब बदल नहीं पाए। लेकिन यहाँ पुलिस वाले उस पेपर को लेकर ही घूम रहे थे, वहां कोर्ट में ले जाकर भी पेश कर दिया, लो ये है कागज और देख लो भाई। तो अब जज ने कहा कि ये तो सील नहीं किया हुआ, हो सकता है आप लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ की हो, और इस बार भी चंद्रकांत झा को बेल मिल जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जब चंद्रकांत झा छूट गया तो पुलिस वालों के तो हाथ पैर फूल गए। उन्हें ये समझ आ गया कि अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो 8वीं लाश कभी भी गिफ्ट की तरह हमको मिल सकती है। तो पुलिस वालों ने हैंड टू हैंड जाकर कोर्ट में अपील की कि इस पर गड़बड़ हो गई है, उसने 7 खून किए हैं, हमारे पास इतने सारे सबूत है, ओनली लेटर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी भी हमारे पास काफी सारे प्रूफ है, आप इसे सजा सुना दीजिए। तो फिर कोर्ट में जज को भी ये बात समझ आ गई कि इस बार तो गड़बड़ हो गई है, गलत आदमी को हमने छोड़ दिया है।
तो जज ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए पुलिस वालों को ये ऑर्डर दे दिया कि जाइए आप उसे पकड़ लीजिए और अपने तरीके से इस चीज को हैंडल कीजिए। तो पुलिस वालों ने हैंड टू हैंड जाकर दोबारा से उसे पकड़ लिया और उसे इस बार दोबारा से लोअर कोर्ट में ले जाकर इसके खिलाफ पूरा मामला चला। और यहाँ पर पहले केस के लिए, यानी कि जो लास्ट केस हुआ था जिसके बारे में सारी रिपोर्ट पता चल गई थी, पहचान हो गई थी, उसके मामले में उसे ये सजा मिली कि मारने के लिए उसे फांसी मिली और पुलिस को गुमराह करने के लिए और बाकी सारी पिटीशंस के लिए उसको मिली उम्र कैद। लेकिन यहाँ डिफेंस की तरफ से पिटीशन कर दी गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहां पर इसकी सभी फांसी की सजाओं को हटाते हुए सिर्फ उम्र कैद रख दिया गया और जो कि वो आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में काट रहा है। अब यहाँ सजा तो मिल गई थी, लेकिन सवाल पुलिस के मन में, मेरे मन में और आपके मन में भी यही होगा कि मारा क्यों? ऐसे किन्हीं भी 7 लोगों को उठाकर कैसे गला काट दिया? क्या सोच के ये सब कुछ किया? तो यहाँ पर जब पुलिस वालों ने पूछताछ की चंद्रकांत झा से तो ये बात सामने आई कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है। उसने सिर्फ एक लाइन कही कि अगर कोई काम मेरी मर्जी से नहीं हो, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने क्या हो रहा है। अब क्या कहें, चाहते तो हम भी बहुत कुछ है। हम भी ये चाहते हैं कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से बहुत सारे कमेंट कर दो, लेकिन अभी तक नहीं किया है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रकांत ने बताया कि कैसे उसके एक दोस्त ने उससे पैसे उधार लिए थे। क्या मान लीजिए आपके भी काफी सारे दोस्त होंगे जो पैसे उधार ले लेते होंगे, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो कि आनाकानी कर रहा हो कि नहीं देने, तो अब बस देने ही नहीं है पैसे वापस। तो क्या आप उसका मर्डर कर दोगे? सर काट के फेंक दोगे? नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा कहासुनी हो जाएगी। और भी ज्यादा एक्सट्रीम जाओ तो आप पुलिस के पास जा सकते हो, लेकिन मर्डर तो डेफिनेटली नहीं करोगे। लेकिन यहाँ चंद्रकांत ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उसके अनुसार कोई काम नहीं करता है, जैसा वो चाहता है वैसे अगर कोई इंसान काम नहीं करता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। यहाँ उसने एक कत्ल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ उसे शक था कि उस आदमी की उसके साथ में पड़ोस में रहने वाली लड़की के ऊपर बुरी नजर है और वो उसे छुप छुप कर छत पे से देखता रहता है। और यहाँ बस उसे शक ही था, मतलब कोई प्रूफ नहीं था। क्या पता वो पढ़ाई कर रहा हो या फिर कुछ और काम के लिए गया हो, लेकिन यहाँ सिर्फ शक था और उसने उसे मार डाला। यहाँ पर उसने इनमें से एक कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसके घर पर जो खाना खाने उसके दोस्त आए थे, उन्होंने खाना खाने के बाद जो राइस और मछली खाई थी, तो फिश में से जो बोन्स निकलती है शायद, उसने उन्हें अपनी प्लेट में ही छोड़ दिया था और वहां पर ही पानी से हाथ धोकर प्लेट में हल्का सा और निकल गया और हाँ भाई ठीक है और निकल गया। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन 1-2 दिन बाद गया और सीधा काट डाला। उसके बाद अगला मर्डर उसने इसलिए किया क्योंकि उसका एक दोस्त, जो कि उसकी साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी उस वक्त उसके पास था, उसे बिना पूछे लेकर चला गया था। लेकिन अगले दिन वो वापस ले आया था पेट्रोल फुल करवा कर ऑब्वियसली। तो उसने आकर कहा कि यार देख, कल मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं तुझसे पूछ नहीं पाया। मैं आया था लेकिन तुम थे नहीं, तो इसलिए मैं ले गया, लेकिन जो भी तेल पानी खर्च हुआ है मैंने फुल करवा दिया है टैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ठीक है, उसने माफ़ी मांग ली, भरपाई भी कर दी। अब क्या उसे मारना सही था? तो उसने भी कुछ नहीं किया, सीधा पकड़ा उसे और काट डाला। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी छोटी मोटी बातों पर खून करना, क्या वो सच बोल रहा था या फिर वो झूठ बोल रहा था, या फिर क्या ऐसा हो सकता है? आप या हम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में सुनकर अच्छा लगा, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसे ही बिल्कुल रेयर केसेस के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।